Hello student, in this video we'll discuss chapter number 5, case study cocoa cultivation in Ghana. Student, I'll start this video with gadget section that I like most in your book. I hope you all know that chocolate is made from cocoa. Chocolate cocoa से बनती है और कोको मिलता है हमें cacao ट्री से. इसी तरीके पे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए हैं और आपको उनका राइट मैच बताना है. च्युइंगम सिकल से, टमाटो केचप, टमाटो से केचप किससे बनता है? टमाटो से. वनीला बनता है ऑर्किड से, कोला बनता है कोला नट से और रेजिन्स ग्रेप से. ग्रेप्स मतलब अंगूर, रेजिन्स मीन्स किशमिश, तो किशमिश किससे बनती है? अंगूर से. कोको इज ऑप्टेन फ्रॉम बीन्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्री. ककाओ, कोको किससे मिलता है बेटा? एक ट्रॉपिकल ट्री होता है जिसका नाम है ककाओ, उससे मिलता है. आप ट्रॉपिकल ट्रीज कौन से होते हैं बेटा? जरा ध्यान से सुनना. अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में जो लाइन डिवाइड करती है 0 डिग्री इक्वेटर, वहां से नॉर्थ में 23 डिग्री एंड हाफ तक, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं. साउथ में 23 एंड हाफ तक, जिस लाइन का नाम हमने दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो रीजन है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं. और इसी ट्रॉपिकल रीजन में ट्री मिलता है हमें ककाओ ट्री, जिससे मिलता है कोको. इससे ड्रिंक्स बनते हैं, चॉकलेट बनती है. जो ककाओ ट्री है ये नेटिव है बेसिकली. कहाँ का नेटिव है? ओरिजिनली ये बिलोंग करता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से. कोको का यूज होता है नेशनल ड्रिंक बनाने के लिए. कहाँ का नेशनल ड्रिंक? सेंट्रल अमेरिका का. और इस ड्रिंक को बनाते हैं एजडेक्स. ठीक है, एजडेक्स नेटिव्स हैं. एजडेक्स बनाते हैं सेंट्रल अमेरिका में कोको से नेशनल ड्रिंक. इसे फूड ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो दोनों ही बहुत अच्छी हैं. यस, Portuguese, the people from Portugal, Spanish people from Spain, they brought cocoa seeds to Europe and Africa. पोर्तुगीज कहाँ के नेटिव है बेटा? पोर्चुगल के. स्पेनिश कहाँ के लोग हैं? स्पेन के. ये लोग कोको के सीड्स को कहाँ लेके गए? यूरोप में भी लेके गए और अफ्रीका में भी लेके गए. पर ये नेटिव कहाँ का था? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका का. नाउ कोको प्रोड्यूसिंग रीजन्स. जो मेन कोको प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वो हैं गल्फ ऑफ गिनिया. वेस्टर्न अफ्रीका में गल्फ ऑफ गिनिया में ये ग्रो होता है. और सिर्फ गल्फ ऑफ गिनिया नहीं बेटा, गल्फ ऑफ गिनिया को जितने भी कंट्रीज बाउंड्री करती हैं वहाँ सब में आपको क्या मिल जाएगा? कोको. ठीक है बात. तो जो मेन कोको प्रोड्यूसिंग रीजन है वो है कंट्रीज बॉर्डरिंग गल्फ ऑफ गिनिया. तो जैसे ये हो गया गल्फ ऑफ गिनिया, वहाँ इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ सब कोको प्रोडक्शन होता है. कहाँ पर है ये? वेस्ट अफ्रीका में है. इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न ब्राज़ील में, कैरेबियन मेनलैंड में, फ्यू आइलैंड, यहाँ सब जगह क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? कोको कल्टीवेट होता है कोको. फिर से एक बार, गल्फ ऑफ गिनिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ हैं वेस्ट अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्टर्न ब्राज़ील में, कैरेबियन मेनलैंड में और फ्यू आइलैंड्स, यहाँ क्या ग्रो होता है? कोको. द बल्क ऑफ वर्ल्ड सप्लाई ऑफ कोको कम्स फ्रॉम घाना. इतनी सारी जगह प्रोड्यूस होता है पर वर्ल्ड में बल्क में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो सप्लाई देता है वो है घाना. कोस्ट डी आइवरी, टोगो, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज़. ठीक है बात. तो जो बल्क में प्रोडक्शन वर्ल्ड के जो लीडिंग सप्लायर हैं कोको के वो हैं घाना, कोस्ट डी आइवरी, टोगो, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, मैक्सिको एंड वेस्ट इंडीज़. घाना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोको. सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कोको कौन प्रोड्यूस करता है? तो वो है घाना. घाना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कोको इन द वर्ल्ड. However, very little cocoa is consumed in the producing regions. जितने भी प्रोड्यूसिंग रीजन है इनमें कोको का इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है बेटा, इतना ज़्यादा लोग खाते नहीं है कोको को. बेटा ये है कोको का ट्री. रीजन्स देखें वर्ल्ड मैप में, ये रहा कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, घाना जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, कोस्ट डी आइवरी, कैमरून, नाइजीरिया, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया. सो दीज आर द रीजन्स.
which is producing cocoa in a great quantity. Now background of घाना, घाना कैसे बना है बेटा? घाना दो यूनियंस थी जो किसकी कॉलोनी थी बेटा? ब्रिटिश कॉलोनीज थी. ब्रिटिश कॉलोनीज गोल्ड कोस्ट और टोगोलैंड को मिला के बनाया गया घाना. ये वेस्टर्न अफ्रीका में है, अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में. जैसे ये रहा अफ्रीका, तो ये अफ्रीका का सपोज करो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये साउथ है. तो वेस्टर्न पार्ट में मिलेगा आपको घाना. एक बार लोकेशन फिर से देख लें मैप में. ये रहा अफ्रीका का ईस्ट, ये रहा अफ्रीका का वेस्ट, ये वेस्ट में रहा घाना. घाना इज सराउंडेड बाय टोगो इन ईस्ट. ईस्ट में टोगो है. बुर्किना फासो नॉर्थ में है. सपोज करो ये घाना रहा, तो घाना के ईस्ट में क्या मिलेगा आपको? टोगो. नॉर्थ में मिलेगा बुर्किना फासो. कोस्ट डी आइवरी मिलेगा वेस्ट में. कॉट डी आइवरी और गल्फ ऑफ गिनिया मिलेगा आपको साउथ में. ईस्ट में टोगो, वेस्ट में कोट डी आइवरी, बुर्किना फासो नॉर्थ में और साउथ में गल्फ ऑफ गिनिया. ठीक है, चलो. और ये जो कंट्री है ये किस रीजन में लोकेटेड है? ट्रॉपिकल रीजन. अभी हम मैप में ट्रॉपिकल रीजन और देखते हैं. देखो मैंने आपको बताया ना, इक्वेटर से 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे जो एरिया हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन, है ना. ये देखो, ये सारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आपको इसी बेल्ट में मिलेगी. कोलंबिया, इक्वाडोर, घाना, कोस्ट डी आइवरी, श्रीलंका, इंडोनेशिया. ये रीजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन. घाना का एरिया है 2,38,533 स्क्वायर किलोमीटर. बेटा यू हैव टू लर्न इट. इसको समझाने का कोई तरीका नहीं होता है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि घाना का कितना एरिया है बेटा? 2,38,533. और इसकी टोटल पॉपुलेशन इज मोर देन 26 मिलियन. 26 million people are living in 2,38,533 square kilometer areas. Accra is the capital of Ghana. घाना की कैपिटल क्या है बेटा? अक्रा. घाना का एरिया आपको लर्न करना है, घाना की पॉपुलेशन और कैपिटल अक्रा. ठीक है. घाना नेचुरली एक बहुत रिच कंट्री है. इसकी जो वेल्थ है वो कहाँ, उसमें क्या इंक्लूड होता है बेटा? फर्टाइल फार्मलैंड. जो ज़मीनें हैं वो बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल है, आप कुछ भी ग्रो करें बहुत अच्छे से ग्रो होता है. और मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, कच्ची फर्टाइल सॉइल और बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज. इसे इंडिपेंडेंस कब मिली? 1957 में. घाना को इंडिपेंडेंस कब मिली बेटा? 1957. अब हम ये नहीं बोल सकते घाना को इंडिपेंडेंस कब मिली, क्योंकि घाना तो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं. घाना तो बनाया है बेटा गोल्ड कोस्ट और टोगोलैंड को मिला के. तो गोल्ड कोस्ट टोगोलैंड को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1957. घाना ने अपने एग्रीकल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से मॉडर्नाइज किया है. इनकी जो इकोनॉमी है वो बेस करती है कैश क्रॉप एग्रीकल्चर पे. बेसिकली दे आर ग्रोइंग कैश क्रॉप फॉर सेलिंग इट इनटू द वर्ल्ड मार्केट. सो द इकोनॉमी बैकबोन ऑफ घाना इज कैश क्रॉप एग्रीकल्चर. कोको बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है घाना की. ये 60% टोटल एक्सपोर्ट का काउंट करती है. घाना का जो भी एक्सपोर्ट है उसका 60% वो क्या ही एक्सपोर्ट करती है बेटा? कोको. कोको ककाओ जो ट्री है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया घाना में, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे ब्रिटिशर्स. कब इंट्रोड्यूस किया? 1879 में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यू शुड लर्न इट. ककाओ ट्री को पहली बार घाना में इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ने 1879 में. When an African bought some seedling from island of Fernando Po, now called Baiko. एक अफ्रीकन था जिसने कुछ सीडलिंग्स लेके आया. किस आइलैंड से? बाइको आइलैंड, फर्नांडो पो से, जो कहाँ पर है? गल्फ ऑफ गिनिया में है. कहाँ पर है? गल्फ ऑफ गिनिया में. इनिशियली द ककाओ प्लांटेशन वर डेवलप्ड इन द कोस्टल एरियाज. पहले कोस्टल एरियाज पे डेवलप किया, फिर बाद में इसको 700 किलोमीटर्स के एरिया में स्प्रेड कर दिया गया. तो आपको याद रखना है कोको का इंट्रोडक्शन या ककाओ प्लांट
कौन लेके आया था घाना में? ब्रिटिश। कब लेके आए थे? 1879 में। देखें, ये रहा हमारा घाना। ईस्ट में टोगो, वेस्ट में कोट d'Ivoire, बुर्किना फासो, नॉर्थ में और साउथ में गल्फ ऑफ गिनिया। अगर ये बोल रहे हैं कि पहले कोस्टल एरिया में इसका प्रोडक्शन बढ़ा, मतलब ये वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोस्टल एरिया। जिसका एक्सेस ये वाला नहीं, ये तो टोगो है, ये वाला एरिया जिसका सी के साथ में एक्सेस है, ये कोस्टल एरिया यहाँ पे ग्रो किया गया। ये तो टोगो है तो यहाँ तो लैंड होगा, यहाँ पर नहीं बेटा, यहाँ पर। फिर धीरे धीरे ये कई 100 किलोमीटर अंदर तक फैल गया। Now student will discuss the geographical requirement for कोको कल्टीवेशन। कोको का कल्टीवेशन आपको करना है तो किस टाइप की ज्योग्राफी आपको चाहिए? तो कोको ट्री ग्रो बेस्ट इन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ में ही आप कोको बहुत बेस्ट तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लो लाइंग एरिया, फेयरली वेल ड्रेन्ड एरिया चाहिए। लो लाइंग एरिया, नीचे ज़मीन हो पर वेल ड्रेन्ड लैंड हो, मतलब पानी रिटेन ना हो ज़मीन में, पानी अपने आप ड्रेन होता जाए। द ट्री नीड हॉट एंड वेट क्लाइमेट। हॉट भी हो, वेट भी हो। देखो यहाँ पर हॉट और वेट क्लाइमेट अवेलेबल होता है। दिन में इतनी गर्मी होती है कि शाम के 4 बजे तक एक बार बारिश हो ही जाती है। तो ऐसा क्लाइमेट बहुत सूटेबल है कोको के लिए, हॉट भी और wet भी। However, the temperature should not exceed 27 डिग्री। बेटा फोटोज बहुत अच्छे से क्लिक किया करो, अभी दिख ही नहीं रहा है क्या बोलना है। यस, तो कितना टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर 27 डिग्री से ऊपर ना आ जाए। द टेम्परेचर नॉट एक्सीड 27 डिग्री। एनुअल रेनफॉल कितनी चाहिए, मतलब कितनी बारिश हो? 150 सेंटीमीटर रेनफॉल हो और डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा नहीं हो आज हो गई फिर कल नहीं हुई, मतलब 1 मंथ हो गई फिर पूरा ईयर नहीं हुई। बेटा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट देयर, पूरा साल 150 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए है, पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर ईयर, एक बार में नहीं, एक महीने में नहीं, पूरे साल बारिश होती रहे। द ट्री कैन टॉलरेट अ शॉर्ट ड्राई सीजन। ट्री एक शॉर्ट ड्राई सीजन टॉलरेट कर सकता है, पर अगर ड्रॉट रही, प्रोलॉन्ग ड्रॉट रही, बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुई, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा हमारा कोको ट्री। कोकोनट ट्री को तो हम क्या बोलते हैं? ककाओ ट्री। ककाओ ट्री को बेटा ड्रॉट बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत शॉर्ट ड्राई सीजन होगा तो वो झेल लेगा। जो कोको ट्री है जब यंग होता है तो उसे बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती थी, पर इत उसे हम डायरेक्ट हीट से हमें उसे प्रोटेक्शन देनी है, डायरेक्ट सनलाइट से हमें उसे प्रोटेक्शन देनी है। द ककाओ ट्री when young require much heat but it should be protected from direct sunlight, पर डायरेक्ट सनलाइट से उसे हमें बचा रहा है। Thus tall tree are planted in the farm। यहाँ पर बहुत टॉल ट्रीज ग्रो कर दिए जाएंगे और बीच में हम किसको ग्रो करेंगे बेटा? ककाओ को, जिससे कि ये जो ट्रीज हैं ये डायरेक्ट हीट ककाओ को ना लगने दें। ठीक है, अभी समझ में आया होगा। फिर से देखो, जो ककाओ ट्री है जब वो यंग होता है उसे हीट तो बहुत ज़्यादा चाहिए, पर उसको प्रोटेक्ट करना है डायरेक्ट सनलाइट से। तो जो टॉल ट्रीज होते हैं हम उन्हें लगा देते हैं फार्म्स में, किसको? शेड देने के लिए हमारे यंग ट्रीज को। स्ट्रॉन्ग विंड्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं क्योंकि वो क्या करती हैं? अनराइप पॉड को भी तोड़ देती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर हार्मफुल एज दे मे ब्लो अवे अनराइप पॉड्स। अनराइप पॉड्स टूट के गिर जाएंगे और ये सही नहीं रहेगा क्योंकि वो उससे जो क्वालिटी है कोको की वो अच्छी नहीं आती है। थस हार्मिंगटन विंड इज थ्रेट टू द कोको क्रॉप। जो ये हार्मिंगटन विंड है ये बहुत ही थ्रेट है किसके लिए? कोको क्रॉप के लिए, क्योंकि जब अनराइपन पॉड होंगे अगर वो हवा के साथ उड़ उड़ के गिरते जाएंगे तो उससे जो कोको क्वालिटी बनती है, जो कोको बनता है वो अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हार्मिंगटन एक थ्रेट की तरह, चेतावनी की तरह है। जो कोको का ट्री है वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल में ग्रो हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट दे फेयरली डीप एंड वेल ड्रेन। बस ये याद रखो कि वो जो सॉइल उसमें पानी रिटेन ना हो, ड्रेन होता रहे। लोमी सॉइल इसके लिए आइडियल है। आइडियल फर्टाइल सॉइल कौन सी है? लोमी है। पर देखो ज़मीन हो, पानी भी हो, पर पानी रुके ना, ड्रेन्ड होता रहे, आए निकल जाए। स्किल मैनुअल लेबर हमें चाहिए होंगे इसको हार्वेस्ट करने के लिए, कोको पॉड को। एंड एक्सट्रैक्ट एंड प्रोसेस द कोको बीन। कोको बीन को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस करना, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए?
स्किल लेबर, और कौन से फल को तोड़ना है, किसको नहीं तोड़ना है, किस फ्रूट को मतलब किस पॉट को हार्वेस्ट करना है, किसको नहीं करना है, ये स्किल मैनुअल लेबर ही जानती है। तो लेबर को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत भी यहाँ पर होती है। कल्टीवेशन ऑफ ककाओ ट्री। जनरली जो ककाओ ट्री होता है ग्रोन टुगेदर विथ बनानास, किसके साथ ग्रो किया जाता है इन्हें? बनाना, मेज़ और कसावा। कसावा, मेज़, बनाना के साथ इन्हें ग्रो किया जाता है। अगर हम घाना की बात करें तो जो कोको है वो स्मॉल फार्म्स में ग्रो किया जाता है, 1 और 2 हेक्टर्स की। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्म्स नहीं होते हैं। 1-2 एकड़ की जो हेक्टर की जो ज़मीन होती है, 1-2 हेक्टर की जो ज़मीन होती है, एकड़ नहीं हेक्टर, उसमें इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है। कोको को जनरली आप किसके साथ ग्रो करते हैं? बनाना, मेज़, कसावा। घाना में इसको स्मॉल फार्म पे ग्रो किया जाता है, 1-2 हेक्टर। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इस जो फीचर हैं वो आपको लर्न कर लेना चाहिए। अगर कभी आपको कल्टीवेशन में चाहे या एग्जाम में मैम पूछ ले कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड फीचर ऑफ कोको कल्टीवेशन, तो पहला है फॉरेस्ट को क्लियर करना। फर्स्ट द फॉरेस्ट आर क्लियर, लीविंग द लार्जर ट्रीज फॉर शेड। छोटे छोटे जो भी ट्रीज है उन सबको क्लियर करके लार्जर ट्रीज को रहने दें, क्योंकि ये हमारे कोको को क्या देंगे? शेड, छाँव। कोको सीड्स को पहले ग्रो किया जाता है नर्सरीज में। कहाँ पर? नर्सरी, सीधे ज़मीन में नहीं लगाया जाता, पहले उसको नर्सरी में ग्रो करते हैं, फिर सीड को ट्रांसप्लांट कर देते हैं रोज़ में। देखो बेटा, हमारे यहाँ पर नर्सरी थी, यहाँ पर हमने बहुत सारे छोटे सैपलिंग्स रेडी कर लिए किसके? कोको के। फिर इनको एक फील्ड में लाके, जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ऑलरेडी क्या थे बेटा? प्रेजेंट थे, यहाँ पर बीच में लाके हमने रोज में कतारों में जमा दिया। किसको जमा दिया? हमारे कोको को। यहाँ पर क्या लगे हुए? ऑलरेडी बड़े बड़े ट्रीज, जो इनको क्या देंगे? छांव। ये हमने पहले भी देखा, अभी फिर से देख लें। ये हैं क्या? कोको। And do remember, at the time of growing the saplings, you have to maintain the distance of 3 to 4 meters between two cocoa trees. जो ककाओ ट्री, नॉट कोको ट्री, कोको फल है, ककाओ ट्री है। कोको ट्री व्हेन मैच्योर ग्रो टू अ हाइट अबाउट 9 मीटर्स। कितनी मीटर्स तक ग्रो करता है बेटा? इसकी हाइट होती है 9 मीटर, 9 मीटर तक बड़ा हो जाता है। द ट्रीज आर प्रून टू अ हाइट अबाउट 6 मीटर सो दैट कोको पॉट कैन बी प्लग्ड ईजिली। देखो बेटा, 9 मीटर तक ही लंबा हो सकता है, 9 मीटर तक, पर अगर हम 9 मीटर तक फल लगा लेंगे तो कितनी सीढ़ियाँ लगानी पड़ेगी ना फल को तोड़ने के लिए, प्लग करने के लिए फ्रूट को। तो हम इसको प्रून कर देते हैं, उसकी कटिंग करते रहते हैं, इसको कितने मीटर तक रख देते हैं? 6 मीटर तक, सो दैट वी कैन ईजिली प्लग द कोको पॉट्स। द फ्लावर्स आर फॉलोड बाय ब्राइट येलो पॉट। फ्लावर आएंगे, फिर फ्लावर के बाद पॉट आएंगे, पॉट्स आएंगे। वो पॉट का कलर क्या होगा? येलो। 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, कहते हैं 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। द पॉट्स ग्रो ऑन द ट्रंक एंड द मेन ब्रांच। मेन ब्रांच पे लगेंगे और ट्रंक के ऊपर लगेंगे। कहाँ कहाँ पर? मेन ब्रांच और ट्रंक के ऊपर। कहाँ देखा हमने इसका डायग्राम? ये देखो, मेन ब्रांच के ऊपर लग रहे हैं, ट्रंक्स के ऊपर लग रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर लगेंगे? ये देखो, ट्रंक पे दिख रहा होगा ना आपको, मेन ब्रांचेस पे दिख रहा है, ट्रंक पे है। यस। द ट्री बिगिन टू प्रोड्यूस पॉट्स इन 7 to 8 ईयर। जब 7 और 8 ईयर का हो जाता है एक कोको ककाओ ट्री, तब वो प्रोड्यूस करता है बेटा पॉट्स। क्लियर हुई बात? तो मतलब 7-8 ईयर आपको वेट करना पड़ेगा। आज आप ग्रो करोगे तो यू विल गेट द पॉट्स आफ्टर 7 and 8 ईयर। द ट्री बिगिन टू प्रोड्यूस पॉट्स इन 7 to 8 years. Okay. The tree continued to produce pods for about 30 to 40 years. But once it started growing pod, it will continue for at least 30 to 40 years. एक बार पॉट ग्रो होना चालू होगा तो 30 से 40 साल मिलेंगे। ओकेजनल वीडिंग एंड मैन्योरिंग लेंथन द लाइफ स्पेन ऑफ द ट्री। ओकेजनल उसके आसपास जो जंगली पौधे उगे हैं आप उनको वीडिंग कर दो, उखाड़ दो, उसमें मैन्योर डालते रहो, खाद वाद डालते रहो, तो आप इस ट्री के लाइफ स्पेन को और बढ़ा भी सकते हो। तो पहले तो 7 से 8 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें फल आएंगे, पर एक बार फल आ गए तो 30 से 40 साल तक आप रहेंगे।
तो आप उसमें मैन्योर ऐड करें, आप उसमें उसके आसपास रीडिंग करती रहें, मतलब जो जंगली पौधे उन्हें उखाड़ते रहें, तो और ज़्यादा लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। मैच्योर ट्री प्रोड्यूसेस 20 to 30 पॉड इन अ ईयर। एक मैच्योर ट्री एक साल में 20 से 30 पॉड ग्रो करता है। क्विक क्विज हम लोग करेंगे बेटा। कोको इज मेड फ्रॉम द बीन्स ऑफ cacao is made from the beans of cocoa. No, 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 no. ये तो false है। cocoa is made from the beans of cacao, ये right होगा। मेजर कोको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आप क्या लिखोगे? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, घाना। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोलंबिया एटसेट्रा। ठीक है। घाना's इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फूड, कैश क्रॉप, एग्रीकल्चर। तो बेटा घाना की जो इकोनॉमी है, घाना's इकोनॉमी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कैश क्रॉप, और इसका 60% क्या है? कोको। ठीक है। Here the question is cacao is made from the beans of cocoa. That is why it is false, because cocoa is made from the beans of cacao. Now, which wind is threat or harmful for cocoa cultivation? Harmattan। ये जो विंड है ये बहुत थ्रेट की तरह काम करती है कोको कल्टीवेशन के लिए। कोको पॉट का कलर क्या है? तो बहुत ईजी, येलो। नाउ हार्वेस्टिंग। अब हमें कोको पॉट को हार्वेस्ट करना है, तोड़ लेना है। तो द मोर इम्पॉर्टेंट वन इज ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में सितंबर टू जनवरी आप इसको कट कर सकते हैं, मतलब हार्वेस्ट कर सकते हैं। जितने भी जो राइप कोको होते पॉड होते हैं उन्हें कब कट कर लिया जाता है? नवंबर एंड दिसंबर में। ठीक है, कब? नवंबर एंड दिसंबर। सितंबर से लेके जनवरी तक आप इनको क्या कर सकते हैं? हार्वेस्ट कर सकते हैं। और उसमें भी जो मोस्ट ऑफ द कोको राइप कोको होते हैं, पके हुए कोको पॉट्स होते हैं, उन्हें हम नवंबर एंड दिसंबर में कट कर लेते हैं। अदर हार्वेस्टिंग सीजन नोन एज द मिड क्रॉप इज फ्रॉम मई टू जुलाई। मई टू जुलाई में मिड क्रॉप हार्वेस्टिंग सीजन होता है। द थम्बडोर्स कट द राइप पॉट्स। और कट कौन करते हैं? थम्बडोर्स। थम्बडोर्स किसको कट करते हैं बेटा? राइप पॉट्स को। जो राइप पॉड होता है उसमें 30 to 80 सीड्स होते हैं, 30 से लेके 80 तक सीड होंगे एक पॉड में, विच आर एम्बेडेड इन वाइट पल्प। उसके ऊपर क्या होता है बेटा? वाइट पल्प। द वर्कर मोस्टली चिल्ड्रन कलेक्ट एंड ब्रिंग द राइप पॉड फ्रॉम द फार्म टू सेंट्रल प्लेस। बच्चे, बहुत सारे वर्कर्स, और उसमें मोस्टली कौन होते हैं? बच्चे। ये कलेक्ट करते हैं राइप पॉड्स को और कहाँ तक ले आते हैं? सेंट्रल प्लेस तक ले आते हैं। कोको का जो हार्वेस्ट होता है, कोको पॉट का जो हार्वेस्टिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, इसमें मैनुअल लेबर ही ज़्यादा लगते हैं बेटा, मशीन से काम नहीं होता है। एडिशनल लेबर रिक्वायर होती है जब आप हार्वेस्ट करते हो इस पॉट को। जनरली माइग्रेट फ्रॉम एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। जो यहाँ पर अगर हो रहा है तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग इस सीज़न में यहाँ के काम करते हैं। सो फार नो मशीनरी हैज़ बीन सक्सेसफुली डेवलप। आज तक कोई मशीनरी डेवलप नहीं हुई जो इस काम को कर पाए, मैनुअली होता है। So till date, there is no machinery to harvest the pod or help the preparation of cocoa beans. Now processing of cocoa. पहले जो pod होता है उसको स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है केयरफुली। एक किसकी हेल्प से? मशेटी की हेल्प से। मशेटी की हेल्प से उसको स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, केयरफुली ओपन किया जाता है। मशेटी क्या होता है? एक बड़ा सा चाकू है ना। जो बीन्स होते हैं अलॉन्ग विद द स्टिकी पल्प, बीन्स के ऊपर एक स्टिकी पल्प होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है केयरफुली। किससे? हैंड से। जो बीन है और जो पल्प है उससे आर प्लेस्ड इन अ हीप। एक इस तरीके का ढेर बना दिया जाता है। ढेर कैसे बन जाएगा बेटा? आप एक साथ रखते हो तो ढेर बन जाएगा, हीप बन जाएगा। ऑन द ग्राउंड यूजुअली कवर्ड विथ बनाना लीव्स। ग्राउंड के ऊपर पहले क्या बिछा दी? बनाना लीव्स। और इस बनाना लीव्स के ऊपर जब आप क्या रखते गए? उस स्टिकी सब्सटेंस के साथ हमारे पॉट को, तो यहाँ पर क्या बन गया? एक हीप, ढेर की तरह बन गया। अब ये जो बीन्स हैं जिनके ऊपर क्या है? पल्प है, उन्हें फर्मेंट के लिए अलाउ किया जाता है। कितने दिन? 7 दिन, 7 डेज उन्हें हम फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। दीज रिमूव्स द अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट ऑफ फ्रेश बीन्स। इससे क्या होता है? जो अनप्लीजेंट, वो जो
जो अच्छा ना लगे वैसा जो कड़वा टेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए। एंड ऑल्सो स्टॉप्स द सीड्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग, और इससे सीड जर्मिनेट भी नहीं होते। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द टिपिकल चॉकलेट फ्लेवर डेवलप्स, और इसी प्रोसेस में जो चॉकलेट का जो फ्लेवर होता है वो डेवलप होता है, और जो बीन्स है वो क्या होने लगते हैं, ब्राउन। जो फर्मेंटेड बीन्स होते हैं जिनको हमने 7 दिन में फर्मेंट किया, उन्हें फिर वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर सन ड्राई करेंगे, है ना, धूप में सुखा देंगे। पहले वॉश करेंगे, फिर क्लीन करेंगे, फिर धूप में सुखा देंगे। जो ड्राइड बीन्स होते हैं उन्हें फिर पैकेट बना के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ड्राइड बीन्स आर देन पैक्ड एंड एक्सपोर्टेड, पैक करके फर्दर प्रोसेसिंग होती है, जिससे फर्दर प्रोसेसिंग टू गेट द फिनिश प्रोडक्ट इज डन बाय इम्पोर्टिंग कंट्रीज। देखो घाना तो यहीं तक का काम करता है, उन्हें पैक करेगा, एक्सपोर्ट कर देगा, फिर आगे की जो भी काम होगी, प्रोसेसिंग होगी, वो इम्पोर्टिंग कंट्रीज करेगी टू मेक कोको पाउडर एंड चॉकलेट। उससे कोको पाउडर बनाए, चॉकलेट बनाए, ये इंपोर्टिंग कंट्री का काम है। कोको के बीन्स आर क्लीन एंड रोस्टेड, पहले कोको बीन्स को क्लीन किया जाता है, फिर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग से उनमें एक और अच्छा फ्लेवर डेवलप हो जाता है, और फिर जब रोस्ट हो जाते हैं तो बीन्स इजीली ग्राइंड हो जाते हैं, पिस जाते हैं। जो रोस्टेड बीन्स होते हैं आर रन थ्रू अ मशीन विच क्रैक्स देम, जो रोस्टेड बीन्स होंगे वो एक मशीन में जाते जाएंगे, जो मशीन उन्हें क्रैक कर देगी, तोड़ देगी। जो लेफ्ट ओवर कर्नेल्स होते हैं उसे कोकोनिप्स कहते हैं। द लेफ्ट ओवर कर्नेल्स इज कॉल्ड कोकोनिप्स, दे आर ग्राउंड टू पाउडर, उन्हें पाउडर की तरह पीस लिया जाता है। जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्राइंडिंग मेल्ट्स द कोको फैट, उससे कोको फैट मर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, नहीं मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है, और इसी से क्या बनता है, कोको बटर। फिर से देखना, कोको बीन्स को पहले क्लीन करेंगे, फिर रोस्ट करेंगे, रोस्ट करेंगे तो उनमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और वो इजीली ग्राइंड भी हो जाएंगे। जो रोस्टेड बीन्स होते हैं उन्हें एक मशीन्स में क्रैक किया जाता है। जो लेफ्ट ओवर कर्नल्स होते हैं उन्हें कोकोनिप्स कहते हैं, उन्हें पाउडर की तरह पीस लिया जाता है। और जो हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पीसने में, मेल्ट्स द कोको फैट, उससे कोको फैट मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे ही हम क्या बना लेते हैं, कोको बटर। दिस इज़ वाइडली यूज्ड, और इस कोको बटर का यूज़ कहाँ होता है बेटा, चॉकलेट्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉस्मेटिक, ड्रग्स और केमिकल्स बनाना। कोई केमिकल बनाना हो, कॉस्मेटिक बनाना हो, ड्रग बनाना हो, उसके लिए भी ये काम आता है। कोको प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट, कोको इज कल्टिवेटेड इन अक्रा, कुमासी, तकरोड़ी। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस कल्टिवेट होता है कोकोआ, इस कोकोआ नहीं, कोको सॉरी कोको कल्टिवेट होता है अक्रा में, कुमासी में, टाकुराड़ी में। कहाँ कहाँ फिर से एक बार पढ़ेंगे, कोको प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, कोको इज कल्टिवेटेड इन अक्रा, कुमासी, टाकरोड़ी, टाकरो, टाकुराड़ी। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, है ना। द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोको कल्टिवेशन इज इन कोको ट्राइंगल, ज़्यादा से ज़्यादा कोको प्रोडक्शन होता है कोको ट्राइंगल में, ठीक है। फॉर्म बाय द दीज 3 टाउन्स, कौन कौन से 3 टाउन, अक्रा, कुमासी, टाकुराड़ी। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना एक बार, है ना। इसका जो ट्राइंगल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोको प्रोडक्शन होता है। 1891 में जो टोटल प्रोडक्शन था वो था 45 किलोग्राम, से ये इंक्रीज़ हुआ 4 लाख टन्स तक। 1970 में देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 1891 में टोटल प्रोडक्शन 45 किलोग्राम था, पर ये 4 लाख टन्स में कन्वर्ट हो गया 1970 में, बट डिक्रीज स्लोली देयर आफ्टर, पर उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। द डिक्रीज वॉज ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ ओल्ड ट्रीज। देखो प्रीडोमिनेंट ओल्ड ट्रीज जो थे वो कंटिन्यूसली फ्रूट देते जा रहे थे। आपने नए ट्रीज प्लांट नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ओल्ड ट्रीज ऑलरेडी दे रहा था। पर फिर जब तक आप ये ओल्ड ट्री आपका ख़त्म होगा और नए ट्री प्लांट करेंगे तो 7 से 8 साल आपको उतने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, जो थोड़े बहुत ट्रीज होंगे वही देंगे। तो उसके बाद प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, डिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, फार्म मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स प्रॉपर नहीं दिए। कोको बीन्स आर एक्सपोर्टेड टू यूएसए, जर्मनी, नेदरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, रशिया, जापान, इटली, फ्रांस, रशिया, स्पेन, यूके, नेदरलैंड, जर्मनी, यूएसए, इतनी सारी जगह कोको को वो एक्सपोर्ट करते थे। एंड अदर डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो, मोस्टली इन टेम्परेट रीजन। कहाँ पर, टेम्परेट रीजन में, जहाँ पर कोको कल्टिवेट नहीं होता है। अब यहाँ पर 2 वर्ड हैं, उसका मीनिंग आपको जानना चाहिए।
थम्बाडोर्स स्पेनिश वर्ड फॉर पिकर्स ऑफ कोकोपॉट, जो कोकोपॉट को पिक करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं? थम्बाडोर्स। और मशेटे एक शार्प नाइफ होता है, चाकू होता है जिससे स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है कोकोपॉट को। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.